चलिए आज हम बात करेंगे आपके सामने दिख रहे हैं इन सब की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ऐसे हमने बात किया था आपके यहाँ तक भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी हम लोग कहते हैं। अब ये जो होती हैं भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे छोटा जो होता है वो आपका 4 होता है। 4 के बाद से आपका 6 होगा, 6 के बाद से जो है आपका 8 होगा, फिर से जो है 9 होगा। ऐसे करके संख्याएँ आपकी आगे बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 4। क्या होती है? 4। आपको पता था कि भाज्य संख्या एक से अपने आप से और स्वयं से कटती है, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। किसी और से भी कटना चाहिए, यानी कि कम से कम इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। उसी को नाम हम लोग देते हैं भाज्य संख्या। अब एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 से पूछा जाता है 100 तक, 1 से लेके 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 74। कितनी होती हैं? 74 होती हैं। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है? 1 से लेके जो 100 तक का भाज्य संख्या होती है वो आपके 74 होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक? अब बात करें अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको ट्विन प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर वह नंबर होता है, वह अभाज्य संख्या, क्योंकि प्राइम नंबर आ रहा है, यानी कि वह दो लगातार अभाज्य संख्या, वह दो लगातार अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। वे दो लगातार अभाज्य संख्याएं, वे दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो क्या क्या होगा? पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक जो हमारे जुड़वा अभाज्य संख्या होती है वो कितने होती है? तो देखिए 1 से लेके 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या की 8 होती है, और वो 8 आपके सामने हम लिख रहे हैं। देखिए पहला है 3 और 5, दूसरा है आपका 3 5, उसके बाद से है 5 7, उसके बाद से है आपका 11 और 13। देखिए इन सभी का अंतर 2 2 का है। उसके बाद से है आपका, ठीक है, उसके बाद 11 13, उसके बाद से 17 और 19 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो है 19 के बाद से 29 और 31 है, 29 और 31। उसके बाद से देखेंगे तो आपका जो आ जाएगा 29 31 और 37 और 39 नहीं होगा, 41 और 43, 41 और 43। उसके बाद से देखेंगे 59 41 43 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 59 और 61 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और उसके बाद से अगला जो आएगा 71 और 73। देखिए इन सभी का 2 2 का अंतर है, और ये जितनी भी संख्या लिखी गई है ना, सब अभाज्य संख्या है। क्या है? सब अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से तो यही निष्कर्ष निकल गया हमारा कि सर 1 से लेके 100 तक हमारी कुल अभाज्य युग्म जो संख्या होती है वो आपके 8 होती हैं। आप गिन लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 पेयर में है ना, और सबका अंतर 2 2 का है। कोई भी संख्या अपने आप से कटेगी, और जो है 1 से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, और वो संख्या अभाज्य होती है। तो इसलिए 1 से लेकर 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या 8 होती है। ये दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है बार बार। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला देखिए, वास्तविक संख्या। आपको पता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। आपको इसको लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी लिखेंगे कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -5 है, तो -5 को कैसे पहचानेंगे कि ये वास्तविक संख्या है? इसका वर्ग कीजिए, धनात्मक आएगा। तो वर्ग करेंगे तो सर इसका धनात्मक माना जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा, जो कि धनात्मक है। तो जो भी चीज़ें हैं ना, धनात्मक अगर आता है वर्ग करने पर तो संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि माइनस में √2 हो गया सर, इसका वर्ग कीजिए तो आप कहेंगे 2 होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस में आ रहा है, इसलिए ये भी संख्या क्या होगी? आपकी वास्तविक संख्या होगी। तो दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, तो जिन संख्याओं को वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या भी आपकी खत्म हो गई यहाँ से, ठीक है। अब जो अगला है वो है आपका काल्पनिक संख्या। देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है कि
जो है, जो संख्या है जिनका वर्ग करने पर उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है, या अवास्तविक नॉन रियल नंबर, अवास्तविक संख्या भी कहते हैं उसको, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या होगी, तो जो रूट में माइनस करके आता है ना, 1 आए -2 आए, ठीक है, तो ये जो सभी होते हैं ये सभी क्या होते हैं आपकी, ये सभी जो होते हैं ये सब काल्पनिक संख्या होती हैं, क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं। इसकी परिभाषा तो बोल दिया, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो सर इसका -2 आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा, इसलिए ये संख्या क्या होगी आपकी, काल्पनिक संख्या होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसे तो पता कर लेंगे ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब दो चीज़ें हैं, पहला चीज़ ये है कि किसी भी काल्पनिक संख्या का घात, अगर काल्पनिक का घात अगर आपका सम है और एक बार काल्पनिक का घात जो है आपका क्या है, विषम है, ठीक है, तो काल्पनिक का घात अगर सम होता है तो वो संख्या जो होती है आपकी वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर अलग से देता है तो, लेकिन होनी क्या चाहिए, वो काल्पनिक होनी चाहिए। और उसी तरह से विषम, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो होती है काल्पनिक होती है, कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब कैसे एग्जाम्पल पे ज़रा बताइए, लो भैया एग्जाम्पल, जैसे कि माइनस जो है यहाँ पे बात किया जाए तो -1 क्या है, यहाँ पे -1 काल्पनिक संख्या है ना, और इस काल्पनिक संख्या का घात अगर 2 है, इसका मतलब सम है, तो ये वास्तविक संख्या होगी। अगर इस काल्पनिक संख्या का घात अगर 3 है तो ये संख्या आपकी काल्पनिक संख्या होगी, क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फिर आसानी से ये जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा आपने इसको भी। अब चलिए अगला नंबर है रामानुजन संख्या। देखिए रामानुजन संख्या क्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या जो जिनका योग करने पर, जिनके घनों का योग करने पर वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिनका घन करने पर फिर वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, वही रामानुजन संख्या कहलाती है। और एक है रामानुजन संख्या, सबसे छोटी रामानुजन संख्या है, वो है आपका 1729। क्या है, 1729। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है भाई साहब, गणित के, समझ रहे हैं ना, काफ़ी इंटरेस्ट इनका गणित में ही चलता था, इसलिए इंटर में फेल हो गए, फिर दोबारा एडमिशन हुआ, फिर दोबारा जो है इन्होंने ध्यान लगाया और पास हुए इंटर, ठीक। तो देखिए रामानुजन संख्या एक बड़ा ही अपने आप में एक क्या बोलते हैं, अद्भुत नंबर है, ठीक है, क्या है, अद्भुत है। कैसे कि 2 का क्यूब करने पर जोड़ने पर आ जाता है, भाई साहब कोई ऐसा नंबर बताइए ना, और नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो रामानुजन संख्या ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है रामानुजन, ठीक है। क्या है कि सर 10 का क्यूब करके अगर 9 का क्यूब करते हैं तो हमको यही संख्या मिल जाएगी, कहेंगे कैसे, करिए तो करिए भाई, 10 का क्यूब 1000 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है, सर 9 का क्यूब तो नहीं आता है, 3 बार गुणा कराओ ना, 9 9 81, 81 9 729, हमको तो याद है, आपको देखिए अपना, ठीक है। उसी तरह से एक और चीज़ें हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरा चीज़ें और भी प्राप्त कर सकते हैं इसका क्यूब करके, बिल्कुल 12 का क्यूब कर दीजिए, 12 का जैसे ही क्यूब करेंगे आप प्लस 1 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा। तो 12 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे सर 1728 होता है, 1728 होता है, हमको तो याद है, आप जानिए 1729 आपका क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका घनों का योग उस संख्या के बराबर होता है, वही आपकी रामानुजन संख्या कहलाती है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और टाइम गंवाना नहीं भाई साहब, ठीक है। हाँ, अगला है रामानुजन संख्या, तो खत्म हो गया, ठीक है। अगला है हैप्पी नंबर, हैप्पी 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 नंबर क्या होता है, हैप्पी नंबर, चलिए देखते हैं इसको। हैप्पी नंबर वो नंबर होता है कि उस नंबर का आप बार बार स्क्वायर करेंगे, नंबर का नहीं बल्कि नंबर तो दिया रहेगा, और उस नंबर के दिए गए नंबर के अंकों का योग, वर्गों का योग तब तक करते रहे जब तक कि उसका मान 1 न हो जाए। अब कैसे, अब देखिए जैसे 49 है, 49 को हमें पता करना है हैप्पी नंबर, कैसे करेंगे, तो 4 का स्क्वायर, इसके अंकों का वर्ग, इसके अंकों के वर्गों का योग, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81, जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 8 1 9, 97 आ गया। फिर 97 का अंकों का वर्ग करेंगे, फिर से 97 के अंकों का वर्ग करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 या 7 का स्क्वायर 49,
8 4 12 1 13 130 हो जाएगा। फिर से 130 का वर्ग करेंगे अंकों का, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे, तितली का 9 1 10, ये 10 हो जाएगा। फिर से उसका स्क्वायर करेंगे तो अंकों का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1। ये होता है आपका हैप्पी नंबर। खुश हो जाते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, जब तक कि 1 ना प्राप्त हो तब तक उसके अंकों का वर्ग करते रहिए, आपका मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, हैप्पी नंबर के बाद से पैलिंड्रोम नंबर है। ये पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? देखिए कहीं कहीं इसको नाम से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पैलिंड्रोम नंबर आपको ध्यान रखना है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 2 1, 3 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। क्या हो रहा है यार, एक बार बढ़ रहे हैं, 3 है तो 3 तक बढ़े और फिर घटते जगह यहाँ से 1 तक जाना है, बस हो गया काम आपका। अब देखिए 4 है, आप बता सकते हैं इसका, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 तक कर दिया, फिर घटिए 3 2 1। 5 है तो सर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो गया। उसी ये आपका पैलिंड्रोम नंबर होता है, समझ गए होंगे ना। चलिए अगला देखिए, पैलिंड्रोम नंबर खत्म। स्थानीय मान क्या होता है? दी गई संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। दी गई संख्याओं में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान जैसे कि 4 7 6 0 5 2 है, 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 होगा। 5 का क्या होगा? तो 5 के बाद से 1 अंक है ना, तो 1 0 यानी कि 50 हो जाएगा। 0 का हमेशा स्थानीय मान 0 ही होता है, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6, और 6 के बाद से कितने अंक है? 2 अंक है, 2 0 हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके लेते हैं ना। हाँ, तो ये जो होता है आपका स्थानीय मान होता है, इसे स्थानीय मान हम लोग कहते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया स्थानीय मान क्या होता है आपको अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। उसके बाद से जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान किसी संख्या में दी गए अंकों का, ठीक है, दिए गए अंकों का मान ही, यानी अंकों का अंकिक मान ही, अंकीय मान ही क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान की परिभाषा आप लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान या अंकीय मान क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान देखिए, 6 का जातीय मान 6 होगा, 7 का 7 होगा, 4 का 4 होगा, ठीक है। यानी कि जो पूछता है वही उसका नंबर हो जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी अंक का स्थानीय मान, देखिए किसी इकाई अंक का स्थानीय मान, किसी भी नंबर का इकाई अंक का स्थानीय मान जो होता है वही आपका क्या होता है? जातीय मान भी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि सेम होते हैं। दूसरा चीज़ कि किसी भी संख्या में 0 का जो जातीय मान होता है और अंकीय मान होता है, दोनों क्या होता है? समान होता है, यानी कि दोनों 0 ही होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, अंकीय मान, जातीय मान। इस जातीय मान को अंकीय मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। इतना चीज़ें जो है आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दशांक, शतांक और सहस्त्रांक क्या होता है। तो देखिए, दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसे दशांक कहते हैं, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है उसे शतांक कहते हैं, और दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होता है उसे सहस्त्रांक कहते हैं। तो इतना जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना? बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए।